कोई भी बुक उठाने के पहले सबसे पहले प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी की डिमांड क्या है, वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस तरीके से आपको कंफ्यूज करते हैं, किस किस क्वेश्चन में किस तरीके से उनका वो चैलेंज करते हैं कैंडिडेट को आंसर करने के लिए। तो वो समझने के बाद फिर कुछ बुक्स मैंने उठाई। तीसरा सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक। अब हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पिछले कुछ सालों से यूपीएससी कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के ऊपर पूछ रही है और एक डेडिकेटेड सेक्शन साइंस एंड टेक पे होता है। तो साइंस एंड टेक को हम छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने सजेस्ट किया था कि अब विवेक सिंह का 550 क्वेश्चंस का एक बुकलेट आता है, आप उसको कई बार सॉल्व करिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ना आप टाइम मैनेजमेंट आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले फर्स्ट, जब भी मॉक दें स्ट्रिक्टली विद इन द टाइम दें, सेंटर पे जाके दें, इन द एनवायरनमेंट दें। तो आप जितने भी टेस्ट दें उसके अंदर कोशिश करिए कि अपने फीलिंग्स को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और अपने एंजाइटी के ट्रिगर्स को पहचानिए और उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। एग्ज़ाम के 1 महीने जो क्रूशल होता है उसके अंदर हर समय एग्ज़ाम के बारे में ही सोचें और एलिमिनेशन प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट आखिरी तक देते रहें, अपने माइंड को एक्सरसाइज करते रहें आखिरी तक इन द प्रैक्टिस मोड, छोड़िए मत। बाकी तो सबको प्रिपरेशन में है तब ये सोच के प्रिपेयर करिए कि अगर आप प्रिपरेशन में आए तो आपको क्लियर करना है, चाहे बाय हुक और क्रुक, चाहे कितना ही समय लग जाए। और यहाँ पर आप इस प्रिपरेशन में हैं तो आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको इकोनॉमी की फ्री वीडियोस लेक्चर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इकोनॉमी में विवेक सिंह सर का नाम तो जरूर सुना ही होगा। अगर आप इकोनॉमी को फ्री में कवर करना चाहते हैं या फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो प्रेप लैडर के विवेक सिंह सर के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, जो भी एस्पिरेंट्स रजिस्टर करेगा, जो 7 दिन के लिए आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमी है या फिर जीएस के पर्सपेक्टिव से आप इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और एप्लीकेशन को ऐप को डाउनलोड करें। और हाँ, अनलॉक करने के लिए आप हमारा कोड SU इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के अलावा यूपीएससी से रिलेटेड सारा मटेरियल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा और इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी और घर बैठे आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जाइए और अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। धन्यवाद। Hello guys, welcome back to our channel. I am Atul and today I am here with Shubham sir who has given 6th attempt for UPSC. सो आज हम सर से जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, जैसा कि इन्होंने 6 अटैम्प्ट दिया है। सो विल नो ऑल अबाउट द सर एंड हाउ ही प्रिपेयर्ड एंड जैसा कि प्रीलिम्स इन्होंने क्वालिफाई किया 2 बार। तो सर से जानेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी, पर्टिकुलर प्रीलिम्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं सर से। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। यू विल गेट ऑल द थिंग्स अबाउट प्रीलिम्स, हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑल। तो सर आप कहाँ से हैं और आपका नाम, मतलब अपने बारे में थोड़ा सर इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम शुभम केजरीवाल है। मैं झारखंड में डाल्टनगंज से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन वहीं से हुई। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में ग्रेजुएशन में बीकॉम LLB किया निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से, जो मैंने 2017 में कंप्लीट किया। फिर उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया और फिर 2018 में मैंने अपना तीसरा अटैम्प्ट दिया। 2 अटैम्प्ट मैंने कॉलेज में ही दे दिया था। तो उसके बाद से लगातार मैं देते आ रहा हूँ और ये मेरा 6ठा और फाइनल अटैम्प्ट है जिसमें अभी मैंने प्रीलिम्स दिया है और अभी मेंस का रिजल्ट अवेटेड है। वंडरफुल। तो सर ये वाला अटैम्प्ट आपने दिया है, राइट? ये वाला? हाँ, दिया है। ओके, तो मेंस सर आपका कैसा गया था? मेंस लिख के तो इस बार मैं सभी कुछ आया हूँ। बाकी यूपीएससी है, कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट अभी आ ही जाएगा कुछ दिनों में। फाइन। आपका सर ऑप्शनल क्या रहा है? मेरा ऑप्शनल जो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था लॉ, वही रखा मैंने, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे ज़रूरत थी ऑप्शनल चेंज करने की। मेरा इंटरेस्ट भी लॉ में रहा है हमेशा से। ओके सर, जैसा कि आपने बताया आपका ये 6th अटैम्प्ट था और फाइनल अटैम्प्ट था, राइट? जी। तो सर ये जितनी बात कहने में छोटी लगती है, 6 अटैम्प्ट रियली बहुत ही बड़ी है। 6 अटैम्प्ट गाइस, 6-7 साल से सर लगे हुए हैं इस जर्नी के लिए। तो सर आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की, कैसे आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, क्या रही आपकी स्ट्रेटजी आपकी जर्नी में? तो मैंने पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई 2018 में किया था।
उसके बाद 2019 और 20 में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। 2020 में मैं घर पे था। फिर मुझे समझ में आया कि प्रीलिम्स की पढ़ाई, प्रीलिम्स को क्लियर करना इस तरीके से क्लियर करना ज़रूरी है कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे प्रीलिम्स को लेके। इसलिए प्रीलिम्स के लिए मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया, बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देखे, उनसे समझा कि प्रीलिम्स में 115, 120 कैसे स्कोर करते हैं लोग। क्योंकि अगर हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का केवल नेम लिस्ट उठा के देखें तो वहाँ पर 500-600 लोग जो होते हैं क्वालिफाई करते हैं, उनके स्कोर 110, 115 से होते हैं। तो ये तो तय था कि काफ़ी लोग 110, 115 स्कोर कर रहे थे, जबकि कट ऑफ 98 to 95 के बीच में भी जा रहा था। तो जो कि अचीवेबल था और बहुत लोग करते हैं, इसलिए प्रीलिम्स की तैयारी मैंने एक निर्धारित तरीके से, एक चयन तरीके से की, और वो मैं आज आपसे साझा कर सकता हूँ। जी, तो सर आप अपने जो बेसिक बुक हैं, जो मेन बुक हैं, उनको आप हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए कि किसने, मतलब किस बुक को आपने कैसे फॉलो किया और किस तरह से उसको पढ़ा। देखिए, प्रीलिम्स कोई भी बुक उठाने के पहले सबसे पहले प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई बुक क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से नहीं आ जाता है। आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो 4 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बार आप समझ लेते हैं कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस तरीके से आपको कंफ्यूज करते हैं, किस किस क्वेश्चन में किस तरीके से उनका वो चैलेंज करते हैं कैंडिडेट को आंसर करने के लिए। तो वो समझने के बाद फिर कुछ बुक्स मैंने उठाई, अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया, वो मैं आपसे अब डिटेल में बता सकता हूँ। हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री से। जी। तो हिस्ट्री में बुक्स वही हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और इस बार मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ने के बजाय मैंने महेश बर्नवाल की जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ी। उसका कारण, उसके 2 कारण थे। एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब के लिए एक समान होते हैं, क्योंकि उसको अगर 5 है तो सब 2 ही कर पाते हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ लो। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करने का मेरे को सेंस नहीं लगा। तो महेश बर्नवाल की जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी में बहुत स्पेसिफिकली कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजिकली उन्होंने स्ट्रक्चर्स के साथ बताया है, और उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के आए हैं। तो मैंने एक इसलिए भी ये किया और अपना टाइम सेव करने के लिए किया, क्योंकि कीवर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा आता है एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में। तो उससे क्या हुआ कि जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने अपना 70% टाइम मॉडर्न हिस्ट्री को दिया और केवल 30% टाइम ही एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को डिवोट किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर एक अच्छी पकड़ बनी, और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कि गलत होने के चांसेस बहुत कम हुए, और साथ के साथ एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री भी टारगेटेड प्रिपरेशन हुआ, कीवर्ड्स का ध्यान रखा गया, और कीवर्ड्स के बेसिस पे ही मैंने प्रिपरेशन किया। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि ज्योग्राफी के अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बुक वही है 11th-12th की, तो ज्योग्राफी के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी होनी चाहिए कि आप किसी चौथी कक्षा के बच्चे को उसको समझा सकें प्रॉपरली। उसको अगर आप 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझा सकते हैं तो इसका मतलब कि आपकी ज्योग्राफी में क्लैरिटी आ गई है। और इतनी क्लैरिटी के साथ ही ज्योग्राफी में जाना है। और बाकी मैप्स हो गया, डिफरेंट लोकेशंस हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इन सब के लिए मैंने एक बुक आती है KBC नैनो पब्लिकेशन की, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। उसका फ़ायदा इन्वायरमेंट में भी बहुत होता है, तो वो बुक को मैंने फॉलो किया था। बाकी ज्योग्राफी में मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत एक्सेप्शनल पढ़ने की ज़रूरत है, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो। अब तीसरा सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक। अब हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पिछले कुछ सालों से यूपीएससी कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के ऊपर पूछ रही है, और एक डेडिकेटेड सेक्शन साइंस एंड टेक पे होता है। तो साइंस एंड टेक को हम छोड़ के नहीं जा सकते। आपके पास हो सकता है कि कोचिंग की कोई मटेरियल हो, कि भी किसी भी तरीके का कोई भी आपके पास सोर्स हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट मैंने क्योंकि फॉर्मल कोचिंग नहीं लिया यूपीएससी के लिए, तो मैंने साइंस एंड टेक के लिए एक बुक आती थी HS सिंधु की,
जब मैंने पढ़ी थी तब वो मैक्रॉ हिल्स पब्लिकेशन की आती थी, अब वो यूनिक पब्लिकेशन में शिफ्ट हुई है जहाँ तक मुझे आखिरी इसके बारे में पता चला। तो वो बुक मैंने कवर टू कवर बहुत अच्छे से पढ़ी थी और उसका फ़ायदा निश्चित तौर से मेरे को एग्ज़ाम में हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम पॉलिटी पे। पॉलिटी सब पढ़ते वही है, बट मैंने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अलग किया था पॉलिटी पढ़ने का। लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है, बट लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है। लक्ष्मीकांत में कुछ चैप्टर्स जैसे कि पार्लियामेंट के हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स हो गए, अमेंडमेंट्स के चैप्टर हो गए, इमरजेंसी हो गया, ये जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो जब भी मैं बुक खोलता था तो मैं केवल इन चैप्टर्स को ही सबसे पहले रिवाइज़ करता था। अगर मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा तो मैंने 10 रिवीजन इन मेन चैप्टर्स के किए और 2-3 रिवीजन ही मैंने बाकी सप्लीमेंट्री चैप्टर्स के किए। तो इससे मेरा फोकस चेंज हुआ। और दूसरा, मैंने इस बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स, माइन्यूट डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेयर प्रोविजंस में हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कवर टू कवर मत पढ़िए, बट एटलीस्ट आपको फंडामेंटल राइट्स याद होने चाहिए, DPSP याद होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स याद, ड्यूटीज़ याद होनी चाहिए, प्रेसिडेंट, गवर्नर, कुछ प्रोविजंस पता होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के 20 सवाल पिछले बार और इस बार UPSC ने पूछे, जैसे पॉलिटी में पूछे थे। और ये 20 के 20 सवाल ऐसे होते हैं जो आप सही कर सकते हैं। इसीलिए सिविल सर्विसेज में इस बार मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि प्रीलिम्स में पॉलिटी के 20 सवाल और इकोनॉमिक्स के 20 सवाल में एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसकी तैयारी भी आपको ऐसी ही करनी है। तो इकोनॉमिक्स में जब ये पर्सपेक्टिव ध्यान में था कि इकोनॉमिक्स के एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए, तो इकोनॉमिक्स में मैंने सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे बेसिक क्लैरिटी के लिए रमेश सिंह की बुक पढ़ी। रमेश सिंह की बुक में मैंने बहुत सारे कुछ चैप्टर्स है, जैसे बैंकिंग हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया, आपका नेशनल इनकम हो गया, ये सब चैप्टर्स जो बेसिक कोर बनाते हैं, हमारा कैपिटल बजट हो गया, ये सब जो कोर इकोनॉमिक्स का कोर बनता है, उसके ऊपर टोटल क्लैरिटी लेके आया जी। और फिर मेरे को और किसी सीनियर ने सजेस्ट किया था कि अब विवेक सिंह का 550 क्वेश्चंस का एक बुकलेट आता है, अब उसको कई बार सॉल्व करिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने भी वही किया और सही में विवेक सिंह सर का 550 क्वेश्चंस जब मैंने सॉल्व किया तो उससे मुझे बहुत मदद मिली और एग्ज़ाम में भी वो स्पष्ट था। फिर हम लोग अगला सब्जेक्ट आते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट काफ़ी तरीके से बदल गया है। आज से 4 साल पहले जो हम लोग शंकर IAS की बुक पढ़ के जाते थे और इन्वायरमेंट का सारा क्वेश्चंस हम कर सकते थे, अब वो केस नहीं रहा है। इन्वायरमेंट में अब आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा। इन्वायरमेंट का कोर कॉन्सेप्ट्स करना ही करना है, बट इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स रिलेटेड भी होते जा रहा है। तो इन्वायरमेंट में आप शंकर IAS कवर टू कवर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लास्ट के बहुत सारे प्रोविजंस आपको अगर डिटेल में आपको अच्छे से पता है, क्रोनोलॉजी क्या है, तो बहुत है। आप एकदम कोर कॉन्सेप्ट्स को पता रखिए, उसमें एक एक कोर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद फिर हम लोग करंट अफेयर्स के थ्रू करंट इन्वायरमेंट कंप्लीट करें तो वो ज़्यादा हम लोग को फ्रूटफुल रहेगा जी। फिर हमारा बचा करंट अफेयर्स। तो मैंने ये चीज़ देखी, मुझे क्लियर हो गई थी कि UPSC 2-3 साल से करंट अफेयर्स का कंटेंट कम करते जा रही है। जिस तरह के करंट अफेयर्स पहले आते थे, अब उस तरह के करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, घुमा फिर आगे आते हैं। और स्टैटिक पोर्शन का दबदबा पहले से काफ़ी बढ़ गया है। तो मेरे को पिछले अटैम्प्ट्स में मैंने क्या गलती किया कि मैंने मेंस PT 365 जो विजन IAS का आता है वो पढ़ता था आखिरी में, और वो क्रैम करने की कोशिश करता था, मगअप करने की कोशिश करता था। तो उससे बहुत बर्डन हो जाता था आखिरी के 2 महीने में, उससे मैं स्टैटिक पोर्शन अच्छे से नहीं कर पाता था। तो इस बार मैंने विजन IAS का न्यूज़ टुडे आता है, जो उनके वेबसाइट पे ही करंट अफेयर सेक्शन में मिलता है। मैंने एक प्रिंटर रखा है, तो मैं एवरी डे उसको 6-7 महीने से लगातार एग्ज़ाम के डेली निकाल के प्रिंट करके पढ़ता था। तो उससे क्या हुआ कि जब तक एग्ज़ाम के 2 महीने 3 महीने 1 महीने पहले तक मैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स से बहुत वाकिफ़ था। मेरे को पूरी करंट अफेयर्स मेरे को 6-7 महीने से फॉलो करते करते आती थी। तो मैंने करंट अफेयर्स उस तरीके से किया और आखिरी के 2 महीने मैंने अपना 80 से 90% समय स्टैटिक पोर्शन को ही दिया जी। और इसीलिए ताकि मैं अपना समय मैक्सिमम स्टैटिक पोर्शन को दे सकूँ, जो कि क्रूशियल होता है एग्ज़ाम के समय।
क्योंकि आज एग्ज़ाम में ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन आता है। यस सर। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने एवरनोट पे कुछ फाइल्स बनाए थे, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। तो ये सब तो हो गया सिलेबस, मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ, नहीं मैंने सब कवर किया है। ऑलराइट, तो सर ये जीएस का आपने कवर किया राइट? ये जीएस का कवर किया है, जी। ये मतलब करंट अफेयर्स, ये प्रीलिम्स का मैंने जीएस पोर्शन कवर किया है। प्रीलिम जीएस, ऑलराइट। अब मैं एक दो चीज़, ये तो हो गया सिलेबस का पार्ट, बट प्रीलिम्स इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ स्किल। स्किल, राइट। प्रीलिम्स इज़ डेफिनेटली यू नीड टू कैरी अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट एट द सेम टाइम आपको एलिमिनेशन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको एलिमिनेशन प्रैक्टिस करने की स्किल के ऊपर मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। सेम क्वेश्चन हो सकता है, आपको सब कुछ पता है फिर भी आप गलत करके आए अगर आपको एलिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं किया है। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैं 8000 क्वेश्चन सॉल्व करूं। ज़रूरी नहीं है कि मैं 8 के 8000 क्वेश्चन 80 टेस्ट देके सॉल्व करूं। हो सकता है कि मैं एक दिन में 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करते रहता और टेस्ट कुछ कम दूँ। तो मैंने 15 फुल लेंथ टेस्ट दिए, जिसमें से मैंने 4 टेस्ट सेंटर पे जाके दिया। सेंटर पे जाके टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटर पे जाके टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि आपकी एंजाइटी क्यों हो रही है, आप एंजाइटी को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। एग्ज़ाम इन्वायरमेंट का जो प्रेशर होता है उसको फेस करने की आपको हिम्मत मिलती है, इसीलिए सेंटर पे जाके टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैंने 15-20 टेस्ट इस तरीके से 15 टेस्ट मैंने फुल लेंथ दिया था जी। और फिर मैं डेली फॉर 6 to 8 months मैं कॉन्टीन्यूसली एवरी डे मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया के वेबसाइट पे डेली क्विज सेक्शन में जाके उनके स्टैटिक क्विज, उनके करंट अफेयर्स क्विज, उनके रिवीजन थ्रू MCQ क्विज, उसमें 20 क्वेश्चन करीब क्यूमुलेटिव मिलता था, वो मैं ज़रूर करता था। और भी मेरे को कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस मिल जाते थे तो वो मैं करता था। एक टेलीग्राम चैनल है CSE प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन का, उसके अंदर 1995 से शायद उन्होंने अब तक सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो मैं सॉल्व करता था। तो ये सब क्वेश्चन करते हुए मैंने 8000 कोशिश किया कि मैं 7 से 8000 क्वेश्चन कम से कम प्रीलिम्स के पहले सॉल्व करूँ और एलिमिनेशन को प्रैक्टिस करूँ। तो उसका फ़ायदा मेरे को एग्ज़ाम में काफ़ी भरपूर तरीके से हुआ। जी सर, गाइस जैसा कि आपने देखा सर ने भी बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कैसे जीएस की तैयारी करनी है, ठीक है। तो सर अगर हम प्रीलिम्स में जैसा कि सीसेट भी आता है और सीसेट में मोस्टली लोगों का सीसेट से रह जाता है, पर्टिकुलर मेनली जो आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं। तो सर आपने सीसेट की तैयारी कैसे की? आप भी लॉ बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए भी आई थिंक सो सीसेट थोड़ा मैथ, जैसे उसमें मैथ्स वगैरह आता है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया सर? तो सीसेट में देखिए 24 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं और बाकी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स और ETC मतलब अलग अलग चीज़ों से होते हैं। तो क्योंकि मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था तो मुझे ये पता था कि हो सकता है कि मैं मैथ्स में शायद कमज़ोर हूँ, क्वांट्स में शायद कमज़ोर हूँ, पर मैं कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे तरीके से कर सकता था। जी सर। तो मेरा फोकस कॉम्प्रिहेंशन पे था। फिर सेकंड थॉट प्रोसेस ये बहुत क्लियर था कि आपको केवल 200 में 66 नंबर ही लेके आने हैं। तो प्रेशर लेके एग्ज़ाम में नहीं जाना था। तो इसीलिए मैंने कोशिश किया एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए मैंने कोई अलग से कोचिंग नहीं ली, बट मैंने कोशिश ये किया कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें जितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन आया जो कि बहुत इजी है, ऐसे जितने भी मैथ्स के रेशियो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन हो गए, परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो गए, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो मैं एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई करके उसी को सॉल्व कर लेता था ताकि मैं कंफर्टेबली प्रीलिम सीसेट क्लियर कर सकूं। बाकी सीसेट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। आप सीसेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, कम से कम 5-6 साल का सॉल्व करिए, जब से शुरू हो रहा है 2014-15 से जब से शुरू हुआ है तब से सॉल्व करिए। आप अपना एप्टीट्यूड जानिए और आपको लगता है कि आपकी सीसेट की एप्टीट्यूड में कमी है तो आप उसके लिए ज़रूर मदद लें, किसी कोचिंग से लें, किसी प्रोफेसर से लें, जो इस भी तरीके से ले सकते हैं लें। मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने इसको खुद ही किया। ओके सर, ग्रेट। सर अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू नो दैट सर जैसा कि प्रीलिम्स में आज का मैं आपको बता दूं गाइस, आज का हमारा वीडियो टोटली प्रीलिम्स पर डिपेंड है बिकॉज प्रीलिम्स नज़दीक आ चुका है। आई थिंक 1 या 2 महीने में प्रीलिम्स होने वाला है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो प्रीलिम्स के लिए था। तो सर हमें एक बात ये बताइए कि जैसे प्रीलिम्स देते बहुत लोग हैं, मोर देन लाइक बहुत लोग देते हैं,
तो सर होता उसमें से बहुत ही कम लोगों का है। उसमें ज़्यादातर लोगों का ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता सर, क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो वो आप कैसे मैनेज करते थे? आपने सारे के सारे क्वेश्चन किए या कि आपसे भी कभी क्वेश्चन छूटे? लाइक सर बहुत अच्छी बात आपने बोली कि टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में यस बाकी सारी चीज़ों से। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ना आप टाइम मैनेजमेंट आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले फर्स्ट, जब भी मॉक दें स्ट्रिक्टली विद इन द टाइम दें, सेंटर पे जाके दें, इन द एनवायरनमेंट दें। दूसरा, मैंने क्या फॉलो किया था, 3 स्टेज एग्ज़ाम प्रोसेस। ओके 3 स्टेज एग्ज़ाम प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें आप पहले घंटे में पूरे क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आपको जो 100% सही लग रहा है, एकदम 100% जिसके बारे में आप श्योर हैं, 1% भी डाउट है तो उसको आप नहीं अटेम्प्ट करें, तो आप 100% जो श्योर है वो 1 घंटे में आप करके 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। जी सर। तो उससे क्या होता है कि आप 1 घंटे में करीब 30 से 40-45 क्वेश्चन तक आप सही कर लेते हैं। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और फिर तब तक आपने सारा पेपर भी पढ़ लिया होता है। तो जब आप सेकंड 40 मिनट्स का जो सेकंड राउंड होता है, जब आप उसमें आते हैं तो आपको फिर 1/2 के 30 से 40 क्वेश्चन करने होते हैं जो आपने पहले पढ़ा होता है और सबकॉन्शियसली दिमाग उसके बारे में सोच भी रहा होता है। तो आप जब सेकंड राउंड में आते हैं तो आप 30-40 क्वेश्चन सही करने का कॉन्फिडेंस कैरी करते हैं और साथ के साथ आप सेकंड राउंड में ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जो 1/2 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद आप उसमें 15 क्वेश्चन, देखिए रेशियो यही है, जब भी आप 1/2 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो 50% सही होता है। मतलब अगर आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया तो 30 में से 15 आपके सही होंगे। फिर आप आखिरी के 20 मिनट आपके पास जब बचते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने 50-55 सॉल्व किया है, मेरे को 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करने ज़रूरी हैं, 2-3 क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने, वो आखिरी के 20 मिनट में आप करते हैं। तो मैंने ये फॉलो किया, इससे मेरे को एग्ज़ाम में अवेयरनेस लेवल काफ़ी हाई था। मुझे पता था कि एग्ज़ाम के अंदर 2 घंटे के समय में मेरे को किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है, तो मैं फर्स्ट मिनट से ही उसी तरीके से ऑर्गेनाइज था। और ये प्रैक्टिस करने से आएगा और ये गोल्डन रूल है क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स ने इसको इस्तेमाल किया है, मैंने भी उनसे ही सीखा है, मैंने कुछ नया ईजाद नहीं किया है। जी। तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। यस सर, पॉइंट टू बी नोटेड गाइज। सर जैसा कि हमने वैसे बेसिकली तो सारा चीज़ जान ही लिया है प्रीलिम्स के बारे में। सर अल्टीमेटली आप ये बता दीजिए कि सर कुछ सिग्निफिकेंट रूल जो प्रीलिम्स में हमें फॉलो करना चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। सिग्निफिकेंट रूल, यस सर। स्टे काम। एग्ज़ाम में कामनेस रीच करना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम के समय आप एंजाइटी को कंट्रोल कर लेते हैं और केवल काम रहते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सही करके आते हैं। तो आप जितने भी टेस्ट दें उसके अंदर कोशिश करिए कि अपने फीलिंग्स को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और अपने एंजाइटी के ट्रिगर्स को पहचानिए और उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। और रूल ये है कि एग्ज़ाम के 1 महीने जो क्रूशल होता है उसके अंदर हर समय एग्ज़ाम के बारे में ही सोचें और एलिमिनेशन प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट आखिरी तक देते रहें, अपने माइंड को एक्सरसाइज करते रहें आखिरी तक इन द प्रैक्टिस मोड, छोड़िए मत। बाकी तो सबको बाकी वही जो मैंने पहले बोला और ये इसके 2 के अलावा मुझे लगता है। इट्स अ ग्रेट सर। सर जैसा कि आपने भी 6 अटैम्प्ट दे दिया है, तो सर ये जैसा कि आपका लास्ट अटैम्प्ट है, तो आपको सर जैसा कि आपने मेंस दिया ये वाला, तो आपको सर इसमें क्या लगता है मेंस आपने कैसे लिखा और ये कैसा रहा आपका, और आप मेंस के लिए कुछ अगर बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को अंततः। देखिए प्रीलिम्स का रिज़ल्ट तो आ चुका है तो मैं प्रीलिम्स बता सकता हूँ, मेंस का भी रिज़ल्ट नहीं आया है। ओके सर। बट मेंस एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत सब्जेक्टिव होता है जी। तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ आप अपना 100% दे के आ सकते हैं। बट उसके बाद आप जो टॉपर होता है उसको भी नहीं पता होता है कि उसका मेंस कैसा हुआ है। तो मैं अभी मतलब क्लैरिटी के साथ तो नहीं बता पाऊँगा कि मेंस में क्या करना चाहिए। जब एक बार रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद फिर मैं शायद मेंस के बारे में बताऊँ। ओके सर, हमारी तरफ से आपके बहुत सारी शुभकामनाएं कि सर आपका जो इंटरव्यू कॉल है आने वाला है। तो सर इट वाज रियली ग्रेट टू मीट यू सर टुडे, नाइस टू मीट यू एंड सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अंततः एक बात मुझे याद आई, सर आपने कोचिंग कहीं से लिया था या सेल्फ स्टडी ओनली? मैंने जीएस की कोचिंग नहीं ली थी, यूपीएससी जो जनरल स्टडीज़ की कोचिंग ली थी वो मैंने पूरी तरीके से खुद से पढ़ा था। एथिक्स के लिए मैंने लुकमान सर का ऑनलाइन कोचिंग लिया था और लॉ ऑप्शनल के लिए मैंने एम्बिशन इंस्टीट्यूट में
एक 3 महीने का एक कोर्स किया था। ओके सर, फीस कितना था सर? लुकमान सर का जब मैंने फ़ीस आप पूछ रहे हैं ना, जी। लुकमान सर का जब मैंने लिया था कोचिंग तो शायद मैंने न्यू स्टेंसिल प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कोचिंग लिया था, तो उसकी फ़ीस 20 से 25,000 के बीच में थी। और एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में जब मैंने लॉ की कोचिंग की थी वो 2017-18 या 18-19 के बीच में की थी, तो वो करीब 50 से 55,000 रुपये के बीच में थी। ओके सर, ओके, फाइन सर। सर आप अपने तरफ से कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जी। कि मुझे थोड़ा समय लगा ये चीज़ जानने और पहचानने में कि अगर आप यहाँ पर हैं, और यहाँ पर है मैंने कहने का मतलब कि इस प्रिपरेशन में है, तब ये सोच के प्रिपेयर करिए कि अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो आपको क्लियर करना है, चाहे बाय हुक और क्रुक, चाहे कितना ही समय लग जाए। और यहाँ पर आप इस प्रिपरेशन में हैं तो आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके हैं, तो एक एटीट्यूड के साथ पढ़िए, एक विनर्स एटीट्यूड के साथ पढ़िए और एक फियरलेस एटीट्यूड के साथ पढ़िए, तो डेफिनेटली मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। यस, एग्जैक्टली। ओके, तो नाइस टू मीट यू सर, एंड होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमारे साथ हमारे वीडियो के साथ और हमारे साथ कनेक्टेड रहें। हम सर जैसे और बहुत सारे एस्पिरेंट और टॉपर्स से आपको मिलाते रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो हमारे दोस्त प्रीलिम्स देने वाले हैं उनको हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ज़रूर सफल होंगे। एंड नाइस टू मीट यू सर। नाइस। थैंक यू अतुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।